टेलीफोन करके मालूम तो करो हमारे आने के बाद वहाँ क्या हुआ होगा, नरगिस ने कहा। इस वक्त 1:30 बज रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए जवाब दिया, रेस्टोरेंट बंद हो चुका होगा। अगर पुलिस आई होगी तो बहुत देर बाद जीरे की गलो खलासी हुई होगी, और फिर वैसे भी वहाँ अच्छी खासी तोड़ फोड़ की गई थी। सब कुछ संभालने में भी खासा वक्त दरकार होगा। मालूम तो करो वहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जो भी होगा उसे पता चल जाएगा, नरगिस ने कहा। मैं उठकर हॉल कमरे में आ गया जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाकर जीरा ब्लेड के रेस्टोरेंट का नंबर मिलाया। दूसरी घंटी पर ही कॉल रिसीव कर ली गई। मैं मूनलाइट रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ जी। रेस्टोरेंट बंद हो गया है, आप कौन हैं जी? ये बारी मर्दाना आवाज़ गालिबन किसी वेटर की थी। नज़ीर अहमद से बात कराओ, मैं इसका दोस्त बोल रहा हूँ, साहिवाल से। मैंने कहा। वो तो थाने गए हुए हैं जी, आप सुबह फ़ोन करे जवाब मिला। थाने क्यों, खैरियत? मैंने पूछा। यहाँ कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था जी, बड़ी तोड़ फोड़ हुई है। कुछ गुंडे तो भाग गए, एक को चौधरी नज़ीर साहब ने पकड़ लिया। यहाँ पुलिस आई थी, वो आधा घंटा पहले थाने गए हैं जी, पता नहीं वापस कब आएंगे। और मुलजिम इसका क्या हुआ? मेरा मतलब है वो गुंडा जिसे पकड़ा था। मैंने पूछा। इसकी यहाँ बड़ी चित्रोल हुई थी जी, दूसरी तरफ से कहा गया। थाने जाकर तो इसको उल्टा टांग दिया होगा पुलिस वालों ने। वो और भी कुछ कहता रहा, मगर मैंने रिसीवर रख दिया और नरगिस की तरफ देखते हुए बोला, बूटे को पुलिस के हवाले कर दिया है। जीरा ब्लेड भी थाने गया हुआ है, अब सुबह ही इससे बात होगी, मैंने जवाब दिया। और हम बेडरूम में आ गए। मुझे नींद आ रही थी, मैं बिस्तर पर लेट गया। नरगिस सामने कुर्सी पर बैठ गई। क्या बात है, सोने का इरादा नहीं है क्या? मैंने पूछा। गर्मी लग रही है, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम सो जाओ, नरगिस ने जवाब दिया। मैंने करवट बदल कर आंखें बंद कर ली। चंद मिनट बाद चिट की हल्की सी आवाज़ 2 मरतबा सुनाई दी। मैंने आंखें खोल कर देखा। नरगिस ने तेज़ रोशनी का बल्ब बुझा कर नीली रोशनी वाला नाइट बल्ब जला दिया था। इसके कुछ देर बाद बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी और नरगिस की शावर लेने की आवाज़ आती रही। सुबह 10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुल सकी। नरगिस बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं चंद करवटें बदलता रहा, फिर बाहर से बातों की आवाज़ सुनकर उठ गया। खिड़की का पर्दा जरा सा सिरका कर देखा तो नरगिस और शबाना जामन के दरख्त के नीचे कुर्सियों पर बैठी बातें कर रही थी। शबाना की शीरखार बच्ची नरगिस की गोद में थी और शबाना इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बाथरूम में घुस गया और चंद मिनट बाद फारिग होकर बाहर आ गया। शबाना मुझे देखकर जल्दी से कुर्सी से उठ गई। चाय बना कर लाऊं साहिब जी? इसने पूछा। हाँ ले आओ, मैं कहते हुए इसी कुर्सी पर बैठ गया। शबाना बरामदे की तरफ चली गई। नरगिस झुककर गोद में सोई हुई बच्ची को प्यार करने लगी। जब वो सीधी हुई तो इसकी आंखों और चेहरे पर अजीब सी कैफियत नजर आई। मैंने अक्सर नरगिस को इस बच्ची को गोद में लिए हुए देखा था और अब बात मेरी समझ में आ गई थी। रमज़ान से नरगिस की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम रही थी। औलाद हर औरत की ख्वाहिश होती है और जब ये ख्वाहिश पूरी न हो तो इसकी ज़िंदगी करब में बदल जाती है। नरगिस भी इसी करब को सीने से दबाए हुए थी। हो सकता है गांव में भी इसे छोटे बच्चों से लगाव रहा हो और अब इस मासूम और प्यारी सी बच्ची को देखकर इसकी ममता में फिर उबाल आ गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद शबाना चाय बना कर ले आई। इसने दोनों कप मेज़ पर रख दिए और नरगिस की तरफ चली गई। लाइए इस बच्ची को मुझे दे दीजिए। इसने हाथ आगे बढ़ा दिए। इसे अंदर बेड पर लिटा दो और दोपहर के खाने का कुछ बंदोबस्त करो, नरगिस ने बच्ची को इसकी गोद में देते हुए कहा। नाश्ते का प्रोग्राम नहीं है क्या, जो दोपहर के खाने की फिक्र हो रही है? मैंने अपना कप उठाते हुए कहा। अभी तो तुम 1 घंटा चाय पीने में लगाओगे, इसके बाद बाथरूम में जाओगे। इस तरह तुम 12 बजे के करीब तैयार होगे। इस वक्त तुम्हें नाश्ता मिल जाएगा, नरगिस ने कहा। और तुम? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। मैं भी इस वक्त तक सब्र कर लूँगी, नरगिस ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया और कप उठाकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। मैं जवाब देने के बजाय खामोशी से चाय पीने लगा और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर जीरा ब्लेड के घर का नंबर मिलाने लगा। कॉल तीसरी घंटी पर रिसीव कर ली गई। आवाज़ जीरे की थी। रात का मामला क्या रहा जीरे? मैंने किसी तमीद के बगैर पूछा। और नाजी तुम? जीरे की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? मैं चौंक गया। मैंने बूटे को पुलिस के हवाले कर दिया था, जीरे ने कहा, और हमारे वहाँ से आने के बाद हालात बताने लगा। पुलिस ने बूटे की इतनी चित्रोल की है कि बहुत अरसा तक इसे अपना नाम भी याद नहीं आ सकेगा। मैं तो शाहजी, बूटा और इनके दूसरे आदमियों के खिलाफ FIR कटवाना चाहता था, लेकिन एक फ़ोन कॉल आड़े आ गई। ऐसी फ़ोन कॉल? मैंने पूछा। शाहजी के हाथ बहुत लंबे हैं, जीरे ने जवाब दिया।
यहाँ से फरार होने के बाद वो एक एमपीए की कोठी पर पहुँच गया था। अगर एमपीए इस वक्त कोठी पर मौजूद होता तो बूटा पुलिस की मार से बच जाता। इसका हुलिया बिगाड़ने के बाद जब एसएचओ रपट लिखने की तैयारी कर रहा था तो एमपीए का फ़ोन आ गया। जीरा चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, एसएचओ ने इसे दूसरे कमरे में भेज दिया और ख़ुद तकरीबन आधा घंटा फ़ोन पर बात करता रहा। फिर मुझे बुला लिया और मुझे ये समझाने की कोशिश करने लगा कि मेरे होटल में जो कुछ भी हुआ है वो किसी गलतफहमी का नतीजा है। थोड़ी देर बाद शाहजी एमपीए के 2 आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया। इसने पुलिस को एक नई कहानी सुनाई और मुझे यकीन है कि ये कहानी इस एमपीए ने इसके दिमाग में डाली थी। वो कहानी क्या थी, मैंने पूछा। शाहजी के कहने के मुताबिक वो अपने दोस्त मोहम्मद बूटा के साथ मेरे रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए गया था। वहाँ इसने एक मफरूर और इश्तिहारी मुजरिम नाजी को देख लिया। इसके साथ नरगिस नामी वही औरत थी जिसे वो कसूर से अगवा करके लाया था। शाहजी के कहने के मुताबिक नाजी कई साल बाद इस शहर में नजर आया था। इसने बूटे की मदद से नाजी को पकड़ना चाहा ताकि इसे पुलिस के हवाले किया जा सके, लेकिन वहाँ नाजी के कुछ और साथी भी मौजूद थे जिन्होंने शाहजी और बूटे पर हमला कर दिया और होटल में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। शाहजी का कहना है कि इसका जीरे यानी मुझसे कोई झगड़ा नहीं है। यह हंगामा तो नाजी की तरफ से शुरू हुआ था, ताहम वो होटल में होने वाला मेरा नुकसान पूरा करने को तैयार है। राजीनामे के लिए इसने 2 लाख की पेशकश की। और तुमने क्या फ़ैसला किया, मैंने पूछा। मैं एफआईआर दर्ज कराने पर बाज़िद था, जीरे ने जवाब दिया। मेरे भी कुछ ताल्लुकात हैं नाजी। एक एमपीए से मेरी भी याद अल्लाह है, वो हमारे इलाके में रहता है। मैंने थोड़ी देर पहले इससे बात की थी। इसने वादा किया है कि वो शाहजी के सिफारिशी एमपीए से बात करेगा। दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है और वो आज शाम मेरे साथ थाने भी जाएगा ताकि एसएचओ को शाहजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर कर सके। इस तरह बात बहुत लंबी हो जाएगी जीरे, मैंने कहा। मेरा मशवरा है कि तुम थोड़ी सी ही लो हुज्जत के बाद राजीनामे वाली बात मान लो और 2 लाख रुपए वसूल कर लो। चंद रोज़ में हम दूसरे तरीके से शाहजी का बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हारे जहन में कोई ख़ास बात है, जीरे ने पूछा। हाँ, लेकिन अभी कुछ वाज़ेह नहीं है, मैंने जवाब दिया। तुम आज रात 11 बजे मुझसे माल रोड पर साईं के होटल में मिलो। अपना ये पुराना अड्डा याद है ना? बिल्कुल याद है, मैं भला इस जगह को कैसे भूल सकता हूँ, जीरे ने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं 11 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कोई और तुम्हारा ताक़ुब करता हुआ वहाँ न पहुँच जाए, मैंने कहा। तुम फिक्र ही मत करो नाजी, जीरे ने जवाब दिया। मैं ठीक 11 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रिसीवर रखते हुए मेरी नज़र किचन की तरफ उठ गई। हॉल कमरे के एक हिस्से में डाइनिंग टेबल बिछी हुई थी। इस तरफ किचन की एक कुशादा खिड़की थी जिसके सामने एक चौड़ा मार्बल का स्लैब लगा हुआ था। खाना इस खिड़की से डाइनिंग टेबल तक पहुंचा दिया जाता था। जिस जगह मैं बैठा हुआ था वहां से खिड़की के रास्ते पूरा किचन नजर आ रहा था। फ़ोन का रिसीवर रखते हुए मेरी नज़र इस तरफ उठी तो शबाना बिल्कुल सामने किचन में खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर गड़बड़ा सी गई और दूसरी तरफ मुड़कर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैं अपने कमरे में आया तो शबाना की बेटी हमारे बेड पर सो रही थी। इसके नीचे रबर क्लॉथ भी बिछा हुआ था ताकि अगर कुछ फरमा दे तो बिस्तर ख़राब ना हो। मैं इस मासूम सी बच्ची की तरफ देखता हुआ बाथरूम में घुस गया। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद मैं और नरगिस नाश्ता कर रही थी। शबाना ने जब से हमारे पास काम शुरू किया था खाना वगैरह हमारे साथ ही खाती थी, लेकिन इस वक्त इसकी बच्ची उठ गई थी और वो इसे संभाले हुए थी। नाश्ते के बाद हम बाहर आकर जामन के दरख्त के नीचे बैठ गए। जीरे ब्लेड से क्या बात हुई, नरगिस ने पूछा। मैं इसे जीरे से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। आखिर में कह रहा था आज शाम थाने में इनका राजीनामा हो जाएगा। एक बार फिर सोच लो, नरगिस ने मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा। जीरा तुम्हें ब्लफ तो नहीं कर रहा? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। जीरा ब्लेड इन लोगों में से है जिन पर मैं आंखें बंद करके एतमाद कर सकता हूँ। मुझे याद है जब मैं यहाँ था लाखों रुपए का लेन देन इसी के ज़रिए होता था। सारा हिसाब किताब वही करता था। बड़ी बड़ी रकमें इसकी तहवील में रहती थी। इसने कभी एक पैसे की हेरा फेरी नहीं की थी। अगर इसके दिल में खोट होता तो कल ये सारा हंगामा न होता, बल्कि सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, वो तो अब भी शाहजी और बूटे वगैरह के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराने पर मसरा है, लेकिन इसे ये मशवरा मैंने ही दिया है कि अगर वो लोग राज़ीनामे की ज़िद करें तो राज़ीनामा कर लिया जाए। अगर एफआईआर कटती है तो दूसरी पार्टी भी खामोश नहीं बैठेगी। मैं बहुत अरसे से पुलिस को कई संगीन वारदातों में मतलूब हूँ। बात बढ़ेगी तो जीरा ब्लेड भी आएगा। पुलिस इससे मेरे बारे में भी पूछेगी। हो सकता है इसे हिरासत में भी ले लिया जाए। मामला टल रहा है तो अच्छी बात है।
बात नरगिस की समझ में आ गई थी। इसने इस मौजू को मज़ीद नहीं छेड़ा। हम बात करने के लिए और भी बहुत से मौज़ूआत थे। एक मौजू ख़त्म हुआ तो इसने दूसरी बात शुरू कर दी। तुमने चौधरी अमीन से रज़िया वाली कोठी के बारे में बात की? अभी नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि इससे बात इस तरह की जाए कि वो इनकार न कर सके। इसका एक तरीका मेरे जहन में है। वो क्या? नरगिस ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी, मैंने कहा, और चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसे समझाने लगा कि वो इस मामले में मेरी मदद किस तरह कर सकती है। तुम्हारा मतलब है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा? नरगिस का चेहरा सर्द हो गया। मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। देखो डियर, मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, ये गाँव नहीं है, शहर है। शहर की ज़िंदगी गाँव से बहुत मुख्तलिफ होती है। और फिर हमने जिस जगह पर कदम रखा है वहाँ तो शर्म व हया का सवाल ही पैदा नहीं होता। रज़िया को देख लो, इसने दौलत के हुसूल के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम भी अपने शोहर को छोड़ कर आई हो। इज्जत का सवाल तो इसी वक्त ख़त्म हो गया था जब तुमने घर की दहलीज से कदम बाहर निकाला था। तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगी होगी, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तुम भी इसी कश्ती पर सवार हो चुकी हो जिसमें रज़िया ने सफ़र शुरू किया था। मैं खामोश होकर नरगिस की तरफ देखने लगा। इसका चेहरा हर लम्हा रंग बदल रहा था। तुमने कभी मिस नादरा का नाम सुना है? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिला दिया। मिस नादरा लाहौर की एक मारूफ हस्ती है, मैंने कहा। इसकी उम्र अगरचे 40 के लगभग है। दर्जनों मर्दों के बखी उधेड़ चुकी हैं, लेकिन आज भी वो मिसी कहलाती हैं। मैं चलनमों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, नादरा का ताल्लुक मिस्री शाह के एक बहुत गरीब घराने से था। इसका बाप माशकी था, लोगों के घरों में पानी भरता था और माँ भी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। नादरा इनकी वाहिद औलाद थी। इनके घर पर गुर्बत के साए बहुत गहरे थे, लेकिन नादरा हुस्न की दौलत से मालामाल थी। इस वक्त इसकी उम्र 18 साल थी। एक रोज़ नादरा की माँ बीमार हो गई। हाकम अली कंबो की बेगम बीमार थी। इनके यहाँ काम करने के लिए इसे ही ज़रूरी जाना पड़ा और इसने नादरा को भेज दिया। नादरा पहली मर्तबा किसी के घर काम करने गई थी। हाकम अली कंबो ने नादरा को देखा तो अंगश्त बदनदान रह गया। इसने माशकी की गोदड़ी में ये लाल पहली मर्तबा देखा था। इसकी राल टपक पड़ी। हाकम अली कंबो की बीवी अरसे से बीमार पड़ी थी। इसने नादरा को देखा तो अपने आप पर काबू न रख सका और उस रोज़ नादरा दोशीज़ा से औरत बन गई। वो चीखी चिल्लाई, मगर वहाँ इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। हाकम अली कंबो इलाके का काउंसलर था। इसने नादरा को धमकी दी कि अगर इसने किसी के सामने ज़ुबान खोली तो इसे मार दिया जाएगा और ये कि आइंदा इसके घर में काम करने वही आया करे, और अगर इसने इनकार किया तो इसे गुंडों से उठवा दिया जाएगा। नादरा बाकायदगी से हाकिम अली कंबो के घर पर जाने लगी। हाकिम कंबो इस पर मेहरबान था। नादरा के घर के हालात भी बदलने लगे। इसके बाप ने माशकी गिरी छोड़ दी। माँ ने भी घरों में काम करना छोड़ दिया। वो टूटी हुई खोली से एक ढंग के मकान में मुंतकिल हो गए। हाकिम कंबो के घर में तकरीब थी। इलाके का एमपीए भी आया हुआ था। नादरा को देखकर इसकी भी राल टपक पड़ी। एमपीए ने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो हाकिम कंबो ने नादरा को इसकी खिदमत में पेश कर दिया। नादरा के दिन बदलते गए। वो मिस्री शाह से समनाबाद की एक कोठी में मुंतकिल हो गई। एमपीए कोठी का मेहमान बनता रहा। फिर इसके साथ कुछ और लोग भी आने लगे। नादरा ने 8 जमातें पढ़ रखी थी, लेकिन ऊंची सोसाइटी में आकर इसे न सिर्फ जीने का सलीका आ गया, बल्कि वो उर्दू और अंग्रेज़ी भी फर बोलने लगी। ये समनाबाद वाली कोठी एमपीए ने इसके नाम कर दी थी। नादरा ने कुछ और बड़े लोगों से भी ताल्लुकात बढ़ा लिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक आला ऑफिसर की वजह से इसे गुलबर्ग में 4 कनाल का एक प्लाट भी बराए नाम कीमत पर मुंतकिल किया गया और एक और मेहरबान ने अपने खर्च पर इस प्लाट पर कोठी भी तामीर करवा दी। नादरा बहुत ऊंची हवा में उड़ रही थी। हाकिम कंबो और इसके एमपीए को भी इससे मुलाकात के लिए पहले से वक़्त लेना पड़ता। बड़े बड़े सियासतदान और आला सरकारी अफसर अब इसके इशारों पर नाचते थे। हर दूसरे तीसरे रोज़ किसी न किसी वज़ीर की गाड़ी इसके दरवाजे पर खड़ी नजर आती। इन्हीं सियासतदानों और वज़ीरों के तवस्सुत से नादरा ने इस्लामाबाद तक अपने ताल्लुकात बढ़ा लिए। नादरा ने एक बड़े पुरकशिश नाम से एनजीओ बना ली। इस एनजीओ के नाम पर इसे हुकूमत से भी अगर इनकदार ग्रांट मिलने लगी और इसकी आड़ में इसने दूसरे भी कई धंधे शुरू कर दिए, जिनमें एक अखबार का इजरा भी शामिल था। इस हफ्ते रोज़ अखबार का एडिटर इसने एक ऐसे शख्स को रखा जो ब्लैकमेलिंग और या फिल्मों के कारोबार और फाहिश किताबों की अशात और फ़रोख्त के हवाले से खासा बदनाम था। इस अखबार को भी ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। नादरा अब चौधरानी बन गई थी।
इसने मुअज़्ज़िज़ीन की खिदमत के लिए कई लड़कियां रख ली थी। नादरा आज भी मिस कहलाती है और राज कर रही है। वो एक माशकी की बेटी थी, लेकिन हाकिम कम्बो के हत्थे चढ़ने के बाद इसके दिन बदल गए। इसने इज्जत का चोला फेंक दिया। अगर वो ये सब कुछ न करती तो माशकी की बेटी ही रहती और तुम। मैंने खामोश होकर नरगिस की तरफ देखा। तुमने तो इस धंधे में पहला कदम रखा है। तुम भी दौलत हासिल करना चाहती हो ना? इसके बाद तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा और शोहर को छोड़कर तुम इसकी शुरुआत कर चुकी हो। अब अगर तुम आगे नहीं चलना चाहती तो। तुमने ठीक कहा, नरगिस ने मेरी बात काट दी। अपने शोहर को छोड़कर और तुम्हारे साथ घर से भागकर मैं बेगैरती की ज़िंदगी की इब्तिदा कर चुकी हूँ। मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आगे अगर दलदल भी है तो मैंने आंखें बंद कर ली हैं। ठीक है, मैंने ये सब कुछ दौलत के लिए किया। तुम्हारे पास वो गहने देखकर मेरी मत्थी मारी गई थी। अब तो। इसने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुमने ठीक कहा था कि मैं भी इस कश्ती में सवार हो चुकी हूँ जिस पर रज़िया ने सफ़र शुरू किया था। अब ये कश्ती मुझे कहाँ ले जाएगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। अक्लमंद हो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये मत समझना कि मैं तुम पर किसी किस्म का दबाव डाल रहा हूँ, लेकिन हालात से समझौता कर लेना ही अक्लमंदी है। वैसे मैं तुम्हें किसी बात पर मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम रज़िया वाली कोठी की कीमत वसूल करना चाहती हो तो तुम्हें हाथ से भी कुछ देना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना कि मैंने आंखें बंद कर लिया, नरगिस ने जवाब दिया। अब तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? रज़िया वाली जायदाद फ़रोख्त करने के लिए ज़रूरी है कि चौधरी अमीन को एतमाद में लिया जाए, मैंने जवाब दिया। वो एक शरीफ आदमी है, मैं ये नहीं कहता कि इसने कभी कोई गैर काम नहीं किया। प्रॉपर्टी का बिजनेस है ही ऐसा, इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच करनी ही पड़ती है। चौधरी अमीन भी ऐसा करता होगा, लेकिन ये बड़ा काम है। हो सकता है वो इसमें हाथ डालने से इनकार कर दे, लेकिन तुम्हें इसके गिर्द इस तरह जाल बुनना होगा कि वो इनकार ही न कर सके। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ रही हूँ, नरगिस ने जवाब दिया। मैं आज रात जीरा ब्लेड से मिलने के लिए जाऊँगा, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। कोशिश करूँगा कि चौधरी अमीन मेरी अदम मौजूदगी में कुछ देर के लिए यहाँ आ जाए। तुम ठीक है, नरगिस ने मेरी बात काट दी। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन कोशिश इस तरह होनी चाहिए कि वो इनकार न कर सके, मैंने कहा। अगर बात बाहर निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी, और इसके साथ ही तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि इस वक्त शुबाना भी मौजूद न हो। शबाना को मैं रात 8 बजे ही रुखसत कर दूंगी, नरगिस ने जवाब दिया। और फिर शबाना को आते देखकर हमने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। इसके थोड़ी देर बाद उठकर हॉल कमरे में आ गया और फ़ोन का रिसीवर उठाकर चौधरी अमीन का नंबर मिलाने लगा। कॉल चौधरी अमीन ने रिसीव की। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैं असल मौजू पर आ गया। आजकल मॉडल टाउन में प्रॉपर्टी का क्या हिसाब किताब चल रहा है, मैंने पूछा। मॉडल टाउन वो इलाका है जहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर ही जाती हैं, नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे क्या कुछ खरीदने का इरादा है? चौधरी अमीन ने कहा। खरीदना नहीं, बेचना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। दरअसल मेरी एक बहुत बड़ी कोठी है जो किराए पर चढ़ी हुई है। सोच रहा हूँ कि अगर अच्छे दाम लगे तो इसे बेच दिया जाए। कोठी कहाँ पर है, मेरा मतलब है कौन से ब्लॉक में, इसने पूछा। मैंने इसे वो ब्लॉक बता दिया जहाँ रज़िया की कोठी थी और फिर कहा, बेहतर है आज शाम तुम मेरे यहाँ आ जाओ, बल्कि रात का खाना हमारे साथ खाना, तफसील से गुफ्तगू हो जाएगी। ये बेहतर रहेगा, चौधरी अमीन ने जवाब दिया। मैंने इसे बता दिया कि वो 10:15 बजे के करीब आए और फिर चंद और रस्मी जुमलों के तबादले के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। नरगिस भी इस दौरान अंदर आ चुकी थी। वो सोफे पर बैठी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। दोपहर के खाने के बाद शबाना अपनी बच्ची को लेकर चली गई। नरगिस बाहर का गेट बंद करके आ गई और कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैं हॉल कमरे में ही सोफे पर लेटा रहा। शाम की चाय के बाद मैंने एक बार फिर रज़िया की जायदाद वाले कागजात निकाल लिए और गहरी नज़रों से इनका मुतालिया करने लगा। यूँ तो इस जायदाद में 3-4 दुकानें भी शामिल थीं, लेकिन मेरी नज़रें इन 2 कोठियों पर थीं, जिनमें से एक में रज़िया की रहाइश थी और दूसरी किराए पर दी गई थी। दूसरी कोठी भी एक मरतबा रज़िया ने मुझे बाहर से दिखाई थी। मैंने इन दोनों कोठियों का अतिया पांचा करने का फ़ैसला कर लिया था। मैं रात 9:30 बजे घर से निकल गया। नरगिस को अच्छी तरह समझा दिया कि इसे क्या करना चाहिए। मुझे जीरा ब्लेड से रात 11 बजे साईं के होटल में मिलना था और ये होटल ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैं टहलता हुआ लोहारी गेट की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।